हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की साइंस की क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 घर्षण, फ्रिक्शन। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि घर्षण क्या होता है। घर्षण की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एक बार वापस से उसको रिकॉल करवा रही हूँ आपको कि घर्षण क्या होता है। तो किसी सतह द्वारा किसी वस्तु की गति के विरोध में जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। घर्षण एक प्रतिरोधी बल है जो किसी वस्तु की गति को रोकने में सहायता करता है। ठीक है। इसके अलावा हमने घर्षण के प्रकार पढ़े थे। घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लौटनिक घर्षण के बारे में हमने पढ़ लिया था। स्थैतिक घर्षण यानी कि किसी वस्तु को अगर कोई गतिशील अवस्था में नहीं है, वस्तु विराम अवस्था में ही पड़ी है और उस वस्तु की स्थिति विराम से उसे गतिशील बनाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। सर्पी घर्षण के बारे में हमने पढ़ा था कि सर्पी का अर्थ बताया था मैंने, सांप जैसी वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु को ऑलरेडी वो पहले से गतिशील है और उसको उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए दो पृष्ठों के बीच लगने वाला जो बल है वो सर्पी घर्षण कहलाता है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि सरकाने के लिए किसी वस्तु को उसी किसी सतह पर सरकाने के लिए जो बल लग रहा है वही क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण। ठीक है। सर्पी घर्षण की माप जो होती है वो स्थैतिक घर्षण से कम होती है, ये भी पढ़ लिया था। लोटनिक घर्षण हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु जो है एक दूसरे पृष्ठ पर लुढ़कती रहती है और उस लुढ़कती हुई अवस्था में जो दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है वो कहलाता है घर्षण बल। जो है वो लोटनिक घर्षण कहलाता है, लुढ़कती हुई वस्तुओं के बीच में। ठीक है। और ये हमने बताया था कि लोटनिक घर्षण की माप जो होती है वो सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों पृष्ठों के बीच में जो संपर्क सतह का मान होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ऊपर जो लुढ़कने वाली वस्तु होती है वो निचली वस्तु के संपर्क में बार बार चेंज होती रहती है, उसकी सतह चेंज होती है इसलिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि घर्षण जो है वो किन्हीं दो सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो संपर्क सतह है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो वस्तु संपर्क सतह पर बल लगा रही है उसके मान पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। अगर सतह खुरदरी होगी तो घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल का मान कम होगा। वस्तु द्वारा सतह पर अधिक बल लगाया जा रहा है तो घर्षण बल का मान भी अधिक होगा। वस्तु द्वारा बल कम लगाया जा रहा है तो घर्षण बल का मान भी कम होगा। यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि घर्षण बल जो है वो दोनों संपर्क सतहों की जो इंटरलॉकिंग होती है, दोनों संपर्क सतहों में जो अनियमितताएं होती है उनकी इंटरलॉकिंग अंतःबंधन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, और जिसने ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है अभी तक वो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट पहले देखो, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है घर्षण का वो वहीं से आता है। फ्रिक्शन का जो मेन कंसेप्ट है, जब आप वो नहीं समझ पाओगे तब आप आगे का पार्ट बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। कि जो भी कारण बताइए कि क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि जो हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे डेली यूज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो घर्षण के कारण होते हैं। जब तक आप उन कंसेप्ट्स को नहीं पढ़कर आओगे तब तक आप उन एग्जाम्पल्स को नहीं समझ सकते और उनके आंसर्स भी आप क्लियरली नहीं दे पाओगे। इसलिए आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखें। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि आज का वीडियो है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए घर्षण के लाभ। अब आज के टॉपिक में जब हम पढ़ रहे हैं घर्षण के लाभ, तो आप ये सोच रहे हैं कि घर्षण गति का विरोध करता है तो ये लाभकारी कैसे है। तो आप ये जानते हैं कि घर्षण हानिकारक होता है, गति का विरोध करता है, परंतु ये हमारे दैनिक जीवन में अनिवार्य भी है। आपने कुछ ऐसे चीज़ें अनुभव की होगी, जैसे किसी गिलास को पकड़ना, कुल्हड़ में से किसी को कुल्हड़ को पकड़ के रखना। अपने हाथ में कोई भी चीज़ अगर आपने पकड़ रखी है तो उसकी जो पकड़ बनाए रखना है, उसको जो ग्रिप बनी हुई है वो आपके लिए आसान क्यों है? घर्षण के कारण है। क्योंकि अगर आपके हाथ में ऑयल लगा हो, मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपके हाथ में ऑयल लगा है और आप कांच के गिलास को पकड़ रहे हैं, क्या आप उसको पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। या आइस को आपको पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है, किसी चिकनी बहुत ज़्यादा चिकने सरफेस को आपको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, होता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर सतह बहुत ज़्यादा समतल है, वहाँ पर घर्षण उत्पन्न नहीं हो पाता है।
तो जहाँ पर घर्षण नहीं उत्पन्न हो पाता है वहाँ आप इजीली वस्तुओं को नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे केले के छिलके पर पैर आता है तो आप फिसल जाते हैं, है ना। तो ये चिकनी सतहों के कारण हो रहा है। जब वहाँ पर घर्षण का मान एकदम ज़ीरो हो जाता है या घर्षण का मान बहुत कम हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, है ना, या वस्तुओं को हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो घर्षण का सबसे पहला लाभ यही हो जाता है कि वस्तु की स्थिति को बनाए रखना, वस्तु को पकड़ को मजबूत बनाना। ठीक है। घर्षण के कारण जो होती है वस्तुओं के आकार और स्थिति बनी रहती है। किसी भी वस्तु को आप देख लें, उसकी जो आकार स्थिति, जहाँ पर वो वस्तु पड़ी है वो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको बाहर से बल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो घर्षण के कारण वहाँ पर बनी हुई है। वस्तुओं के पृष्ठों के बीच में क्या है, इंटरलॉकिंग है। ठीक है। किसी गिलास को आप पकड़ रहे हैं तो आपके हाथों के बीच में और गिलास के बीच में क्या है, अनियमितता है, जो आपस में क्या हो गई है, अंतर्बंधित हो गई है, इसलिए आप उसको इजीली पकड़ पा रहे हो। ठीक है। इसी तरह से दीवार पर कील अगर आप लगा रहे हो तो दीवार पर कील कैसे जाती है, कैसे अटकी हुई रहती है, क्योंकि दीवार की जो कील का जो नुकीला हिस्सा होता है उसमें आपने देखा होगा इस तरह से खांचे होती है। वो जो खांचे हैं वो अनियमितताएं क्या होती है, दीवार के कणों के बीच में चली जाती है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग की वजह से वो दीवार में कील आसानी से चली जाती है और मतलब वहाँ पर अटक जाती है। ठीक है। किसी वस्तु की गति में सहायता करना, गति में कैसे सहायता करता है। हम अगर कह रहे हैं कि घर्षण गति का विरोध करता है तो ऐसा नहीं है, हमेशा वो गति का विरोध नहीं कर रहा है। अगर वो गति का विरोध कर रहा है तो वो गति में एक तरह से सहायता भी कर रहा है। कैसे? अगर मान लो वाहन के जो टायर होते हैं, जो सड़क पर हम चल रहे हैं, वाहन पे जो टायर है वो अगर एकदम ही स्लिपली होते तो क्या वो सड़क पर चल पाते? वो सड़क पर चलते नहीं, फिर वो क्या होता, फिसलते। ठीक है। सड़क पर उनका चलना, सड़क पर उनका रुकना, ये सब कौन नियंत्रित करता है? घर्षण नियंत्रित करता है। ठीक है। आपने देखा होगा वाहनों के जो टायर होते हैं उनके बीच में खांचे होती हैं। हम जब चलते हैं तो अगर हमने बहुत स्लिपरी जूते पहन लिए तो हम फिसल जाएंगे, लेकिन अगर आपके नंगे पैर चल रहे हैं या अच्छे जूते पहन के चल रहे हैं जिनकी ग्रिपिंग पावर अच्छी है, जिनके नीचे खांचे हैं, तो क्या होगा, वो हम आसानी से चल पाते हैं, है ना। तो ये सब जो है वो घर्षण के कारण होता है, क्योंकि घर्षण जो है वो पकड़ बनाए रखता है, जिसकी वजह से गति में सहायता होती है, वरना हम क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। घर्षण का नेक्स्ट लाभ क्या है, ताप बढ़ाना, ऊष्मा उत्पन्न होना। कैसे? जैसे आप हाथों को रगड़ते हो, हाथों हथेलियों को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, घर्षण के कारण ही तो हथेलियाँ रगड़ने से उसमें हमें गर्मी का अनुभव होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ताप अनुभव होता है ना। इसी तरह से माचिस की तीली को रगड़ने पर वो क्या हो जाती है, जल जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, घर्षण के लाभ हैं। ठीक है। घर्षण हानिकारक जरूर है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी ये हमारे लिए अनिवार्य भी हो जाता है, क्योंकि घर्षण के कारण बहुत सारे दैनिक क्रियाकलाप हैं जो हम कर पाते हैं। अब घर्षण की हानियाँ, तो क्या हानियाँ हैं? तो जब भी आप देखें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कारण बताइए कि क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने पड़ेंगे किस वजह से क्या हो रहा है। ठीक है। तो घर्षण की हानियाँ क्या है? घर्षण की हानियाँ क्या है, देखो, वस्तुओं में टूट फूट हो जाती है, घर्षण के कारण होती है ना। आपने देखा होगा कि जो जो आप जूते पहनते हैं उसके जो सोल होते हैं, तलवे, वो जल्दी फट जाते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ना भागना अधिक करते हैं, तो वो जो घर्षण होता है उस घर्षण के कारण वस्तुओं में टूट फूट हो जाती है, यानी ये जूते जो हैं वो उनके तलवे फट जाते हैं। वस्तुओं को आप खिसकाते हैं इधर से उधर तो क्या होता है, वस्तुएं बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये किस वजह से होता है, घर्षण के कारण, और ये घर्षण की हानि है। ठीक है। क्यों? मशीन की दक्षता कम हो जाती है। कैसे? इसको कैसे समझेंगे? जैसे साइकिल को आप बराबर चलाते जा रहे, रगड़ते जा रहे, एक टाइम ऐसा आता है ना जब उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है या उसको क्या करना पड़ता है, ग्रीजिंग कराना पड़ता है, गाड़ियों को सर्विसिंग में देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उनके अंदर के जो इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घिस जाते हैं, है ना। जैसे मिक्सी हो गई, मिक्सर ग्राइंडर हो गया जो घर में आप यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, एकदम चलते चलते रुक जाती है, या क्या हो जाता है उसके अंदर एकदम से
खराबी आ जाती है, आवाज़ करने लग जाती है। पंखा आपके घर का वो बहुत जल्द आवाज़ करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर के जो इंजन होते हैं, इंजन के पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ने लग जाते हैं और वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से घर्षण बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है और आवाज़ आने लगती है। वस्तुओं की दक्षता में कमी आती है, ये काम करना बहुत कम कर देते हैं। ऊर्जा में कमी आती है, सेम सेम वही प्रोसेस है कि जो जितना वो माइलेज देना चाहिए गाड़ी या जितना वो काम करना चाहिए वस्तु को, उतना नहीं कर पाते, क्योंकि घर्षण के कारण क्या होता है, ऊर्जा का व्यय होता है। ऑब्वियसली आप भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, थक जाएगी। तो मशीनें भी बहुत ज़्यादा जब एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती है तो वो थक जाती है, उनका काम की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। गति कम करना, गति कम करना मतलब आपने देखा होगा कोई भी वस्तु जो है आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाकर क्या करते हैं, ब्रेक ब्रेक पैड पे क्या करते हैं आप, अ, जब आप लीवर को दबाते हैं ब्रेक का तो क्या होता है, साइकिल रुक जाती है, होता है ना। इसी तरह से गाड़ियों में जो गति अवरोधक लगा होता है उसको दबाने पर आप क्या करते हैं, आराम से ब्रेक दबाने पर गाड़ी का रुक जाना, ये घर्षण के कारण ही संभव है। गति को नियंत्रित करना जो है वो घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गए हैं घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ, यानी कि घर्षण क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और घर्षण के होने से हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि श्यामपट्ट पर जब हम लिखते हैं, जब चौक से लिखा जाता है श्यामपट्ट पर, तब आप वहाँ पर श्यामपट्ट पर चौक से आप क्यों लिख पाते हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना सही है कि श्यामपट्ट पर क्या होता है कि जो चौक और श्यामपट्ट के आपस में घर्षण के कारण क्या होता है, चौक के कुछ बुरादे जो है वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और वो श्यामपट्ट के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से श्यामपट्ट पर लिखना संभव हो पाता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो घर्षण के कारण संभव है। घर्षण हमारे लिए ज़रूरी भी है और घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है। अब जो अगर घर्षण हमारे लिए ज़रूरी है तो घर्षण को बढ़ाना या घर्षण को घटाना भी हम कर सकते हैं हमारे हिसाब से। हम घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं, घर्षण को घटा भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या रीज़न्स है, देखें किस तरह से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले घर्षण क्यों बढ़ेगा, घर्षण बल का मान कब बढ़ता है, इसका कंसेप्ट आपको बताया था कि घर्षण बल तभी बढ़ेगा जब पृष्ठों के बीच में क्या होगा, इंटरलॉकिंग बढ़ेगी। इंटरलॉकिंग बढ़ेगी तो घर्षण बल का मान बढ़ेगा। तो उस इंटरलॉकिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, खांचदार कर देंगे, उसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा रफ बना देंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट यही हो जाता है कि जो हमारे जूते होते हैं उनकी तली को हम खांचदार बनाते हैं, क्योंकि खांचे जो होती है वो जूतों के फर्श से पकड़ बनाती है। आपने देखा होगा जूतों के नीचे क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे खांचे बनाई जाती है, जिनके तलवे एकदम प्लेन होते हैं। वो जूते पहनकर हम भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, क्योंकि हम स्लिप हो जाएंगे। ठीक है। तो खांचे जूते की क्या करती है, फर्श के साथ उसकी पकड़ को बनाती है, जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं, गिरते नहीं हैं। इसी तरह से गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो भी खांचेदार बनाए जाते हैं। जिसका अधिक खांचे होगी वो क्या होगी, सतह खुरदरी ज़्यादा होगी तो अंतर्मंदन ज़्यादा होगा, सड़क पर उनकी पकड़ अच्छी बनेगी। ठीक है। आसानी से ब्रेक लगाने पर रुक जाएगी। ठीक है। स्वचालित वाहनों के जो साइकिल ब्रेक की प्रणाली होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से ब्रेक पैड लगे होते हैं, आपने देखा होगा। इसको क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, इस तरह के ब्रेक पैड लगे होते हैं। ठीक है। ये ब्रेक पैड क्या होते हैं, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तब तो ये इस टायर से, इस रिम से क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक का लीवर दबाया, तब क्या होता है, ये जो ब्रेक पैड होते हैं वो इसकी संपर्क में आ जाते हैं, रिम की संपर्क में आ जाते हैं। रिम की संपर्क में आने से क्या होता है, घर्षण बढ़ता है। घर्षण बढ़ता है तो ये जो रिम है वो रुक जाती है। इस तरह से हम गति को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। पैड घर्षण के कारण ही रिम या पहिए की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। तो हम आसानी से साइकिल को चला सकते हैं, उसकी गति को नियंत्रित कर पाते हैं। ठीक है। कबड्डी या कुश्ती के खिलाड़ी को आपने देखा होगा, जितने भी जिम्नास्टिक्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, हाथों में इस तरह से मिट्टी रगड़ते हैं। मिट्टी रगड़ने का क्या कारण है, हाथों की सतह को खुरदरा बनाना, ताकि क्या हो सके, आसानी से वो दूसरे जो प्रतिद्वंदी है उसको उसको पकड़ सके, उसकी पकड़ को बना सके। नहीं तो क्या होगा, वो फिसलन से हाथ से छूट जाएगा और ग्रिप नहीं होगा तो ये जो खेल है वो उसमें वो जीत नहीं सकते, है ना। तो इसी वजह से कबड्डी या कुश्ती के खिलाड़ी अपने हाथों पर क्या करते हैं, मिट्टी या कोई भी रफ सरफेस रगड़ते हैं,
ठीक है। जो पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं, जो मिट्टी में करते हैं, वो तो मिट्टी रगड़ते हैं। अदरवाइज दूसरे जो आजकल सिंथेटिक उस पे किया जाता है, सिंथेटिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों में कोई रफ चीज़ रगड़ते हैं। इसी तरह से घर्षण को कम भी किया जा सकता है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देख रखा है, कुछ स्थितियों में हम घर्षण को बढ़ाते हैं लेकिन कुछ स्थितियों में कम करते हैं। जैसे कैरम बोर्ड पर आप क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं, है ना। क्यों छिड़कते हैं पाउडर? कैरम बोर्ड जैसे ही आपकी जो इस डिस्क होती है वो हिलना बंद कर देती है, आप क्या करते हो, उस पर पाउडर छिड़कते हैं। तो पाउडर छिड़कने का मतलब क्या हो गया, उस सरफेस को और ज़्यादा चिकना करना। पाउडर क्या होता है, बहुत प्लेन बहुत महीन कण इसके होते हैं, जो क्या करता है, कैरम बोर्ड की सतह पर एक चिकनी परत बिछा देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिस्क आसानी से गति करने लगती है, क्योंकि डिस्क और जो कैरम बोर्ड की सतह है उसके बीच में घर्षण कम हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा दरवाज़ों के कमरों में, कमरों के जो दरवाजे होते हैं उसमें क्या करते हैं, तेल की कुछ बूंदें डालते हैं कब्जे में, है ना। जॉइंट्स में तेल डालते हैं, जैसे ही दरवाज़ा आवाज़ करने लगता है हम क्या करते हैं, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, कब्जे होते हैं, उनमें तेल डालते हैं। तेल डालने से क्या होता है, उनके बीच का जो गैप है वो फिल हो जाता है चिकनाहट से, जिसकी वजह से वो जो कब्जे हैं एक दूसरे पर आसानी से फिसलते हैं और जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं करता है ना। जैसे साइकिल के मोटर मैकेनिक, इन सब मशीनों के बीच में क्या करते हैं, इनके गतिशील भागों के बीच में इस तरह से ग्रीजिंग कर देते हैं। आप जाते हैं ना साइकिल में ग्रीजिंग करवाने, गाड़ियों में ऑयलिंग करवाने, सर्विसिंग करवाने, तो ये सब क्यों करवाते हैं, क्योंकि उनके मशीनों के बीच में जब घर्षण बढ़ता है तो वो काम करना बंद कर देंगे या टूट फूट हो सकती है, उसके पहले उसको बचाने के लिए, उन घर्षण को से रोकने के लिए उनके बीच में क्या करते हैं, चिकनाहट युक्त पदार्थ डाला जाता है, ताकि इनकी वर्किंग जो है वो आसानी से हो सके। तो मशीनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए घर्षण को कम किया जाता है। इस घर्षण को कम करने के लिए उनमें क्या मिलाएंगे, तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पाउडर को कह रहे हैं, ठीक है। कार्बन के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में फिसलते हैं। इसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच इनको लगाया जाता है, ताकि क्या हो सके, मशीन की दक्षता को बढ़ाया जा सके, उनके घर्षण को कम किया जा सके। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो जितने भी चिकनाहट वाले पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, स्नेहक या लुब्रिकेंट। एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन आता है कि स्नेहक या लुब्रिकेंट किसे कहा जाता है। तो देखिए, स्नेहक जो सॉफ्टनेस प्रदान करता है, लुब्रिकेंट का मतलब है चिकनाहट देने वाला पदार्थ, ठीक है। तो नाम याद रखना है, या तो स्नेहक या लुब्रिकेंट, दोनों नाम से पूछा जा सकता है। तो मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट और वायु की जो गद्दी होती है, वायु की गद्दी आपने देखी होगी, इस तरह से जो बोट्स होते हैं उनके नीचे इस तरह से एयर बैग लगाए जाते हैं, इनको एयर कुशन भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, ईजीली जो स्टीमर्स होते हैं, बोट होते हैं, उनको ज़मीन पर लैंड कराने में हेल्प करते हैं और ज़मीन से वापस वाटर में जाने में हेल्प करते हैं। या आप जितने भी बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते हैं, उन जहाज़ के नीचे एयर कुशन लगा होता है, जो कि जल के घर्षण को भी कम करने में सहायता करते हैं, ठीक है, वस्तुओं को खराब होने से रोकते हैं। तो तेल, स्नेहक पदार्थों के रूप में किस किस पदार्थों का उपयोग किया जाता है, देखना, तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट और वायु की गद्दी यानी स्पंज, ठीक है। स्नेहक या लुब्रिकेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है, किस वजह से स्नेहक और लुब्रिकेंट का हम यूज़ कर पाते हैं। तो स्नेहक या लुब्रिकेंट का ऐसा क्या इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से वर्क करने लगती हैं, उनमें घर्षण कम होता है। तो देखिए, जब तेल या ग्रीस को, जब भी हम किसी भी चिकनाहट वाले स्नेहक को क्या करते हैं, मशीनों के बीच में डालते हैं, तब क्या होता है, इनकी एक पतली सी परत जो है इसके ऊपर चढ़ जाती है। वस्तु की संपर्क सतह जो है उसके ऊपर क्या हो जाती है, इसके चिकनाहट की एक बहुत पतली सी परत बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गतिशील पृष्ठ होते हैं, ये ऊपर वाला सरफेस और ये नीचे से वाला सरफेस, ये दोनों आपस में गतिशील होने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बन गई, एक पतली चिकनाहट की परत बन गई। ये जो नैनो पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं चिकनाहट के, वो इन दोनों को सीधे संपर्क में लाने नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी अनियमितताओं का अंतर्बंधन नहीं हो पाता है
और बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुर्जे होते हैं वो आसानी से गति कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं। मतलब पूरी तरह से नहीं फिसलेंगे, लेकिन सॉफ्टली एक दूसरे के ऊपर गति करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनकी पुर्जों की जो गति होती है वो सहज और सरल बन जाती है, जिसके कारण मशीनों में ऊर्जा का जो व्यय है वो कम होता है, यानी घिसने की वजह से जो ऊर्जा में क्षति होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, इस वजह से मशीनों की जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। स्नेहक और लुब्रिकेंट क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है कि स्नेहक के नाम लिखिए, तो नाम में भी आपको याद रखना है तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, और वायु की जो गद्दी है यानी स्पॉन्ज जो है वो स्नेहक लुब्रिकेंट है। ठीक है, लुब्रिकेशन के नाम से भी पूछा जाता है कि स्नेहक का क्या काम है या लुब्रिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसमें जो आपका ये आंसर आ जाएगा कि अंतःबंधन का जो मान है वो कम हो जाता है लुब्रिकेशन के वजह से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, और हम घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं। एक तो लुब्रिकेशन करके, स्नेह का उपयोग करके, और दूसरा है पहिए का उपयोग करके। अब आप देखिए पहिए का उपयोग करके हम किस तरह से घर्षण को कम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि जो लोटनिक घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण से बहुत कम होता है। ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु को लोटन क्रिया करवाते हैं या लुढ़काते हैं तब हमें बल बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होती है, एक सतह दूसरे सतह के संपर्क में बहुत कम आती है, तो उनमें जो अंतःबंधन का जो समय मिलता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण जो है वो बहुत कम होता है और इजीली हम वस्तु को गतिशील करवा सकते हैं। तो अगर हमने किसी सर्पी घर्षण को, वस्तु को सरकाने की बजाय वहाँ पर उसमें पहिया लगा दे या उसका जो घर्षण है उसको लोटन में प्रतिस्थापित कर दे, तो वो वस्तु इजीली गति करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है ना, तो यही चीज़ है, यही कंसेप्ट है जो पहिए वर्क करते हैं और जिसकी वजह से पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तब उसकी गति के विरोध को हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है और किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करवाना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर या पहिया लगा सामान इतना सुविधाजनक होता है और हमें पहिए को घर्षण को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि पहिए घर्षण को कम कैसे करते हैं, तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, पहिया जो है वो पहिए का जो आविष्कार है वो मानव जाति की महानतम खोजों में गिना जाता है। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा कि मानव जाति के महानतम खोजों में से कौन सी खोज है, तो पहिए का आविष्कार है। ठीक है, दैनिक जीवन में छत के पंखे, साइकिल में मशीनों की धुरी जो होती है यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है वो, उसके बीच में हम इस तरह का बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने, कभी कभी कहते हैं ना पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो आप कहते हैं बहुत साउंड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी बेरिंग टूट गई। बेरिंग टूट गई का अर्थ क्या है, ये बेरिंग क्या है, बॉल बेरिंग क्या है। तो जितने भी प्रकार के मशीन हैं, जितने भी प्रकार के मशीन जो घूमते हैं, मूवेबल है, गतिशील अवस्था में, उन सब में क्या होता है, बॉल बेरिंग का यूज़ होता है। इसको मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। देखिए, गाड़ियों के जो पहिए होते हैं उसमें आपने देखा बॉल बेरिंग का यूज़ होता है। ये जो तोप मिसाइल्स होती है उनके पहियों में प्लस जो ऊपर जो तोप गन जो मूव करती है उस हिस्से में भी क्या होता है, बॉल बेरिंग होती है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के जो ऊपर पंखा चल रहा होता है, ब्लेड जो चल रही होती है, उसमें भी उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसमें भी क्या होता है, बॉल बेरिंग का यूज़ होता है। जो घर में आप पंखे चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, जितने भी, उन सब में बॉल बेरिंग का यूज़ होता है जो कि मूवेबल होती है। ठीक है, तो ये जो बॉल बेरिंग है इसमें ऐसा क्या होता है कि जो वस्तु को इतना ईजीली वर्क कराने में हेल्प करती है। तो देखना, ये जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं पहिए का, ये जो सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट में ये जो हिस्सा लगा है दैट इज़ बॉल बेरिंग। ये क्या करता है, इस तरह से उसको चलाने में हेल्प करता है। ये सेंटर धुरी हो गई उसकी, उसके चारों तरफ ये लगाया जाता है बॉल बेरिंग, जो इसको इजीली गति कराने में सहायता करता है। मान लो आपकी साइकिल के बीच में भी लगा होता है, साइकिल के जो पहिया है उसके रिम के बीच में आपने देखा होगा बॉल बेरिंग लगी होती है। ये जो बॉल बेरिंग होती है वो आपके पहिए को इजीली घुमा सकती है। ठीक है,
अब इसका वर्किंग हम समझते हैं कि बॉल बेरिंग से एक्चुअली में होता क्या है। तो मशीनों में बॉल बेरिंग के उपयोग से सरपन गति को जो है वो लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। अब सरपन गति को लोटन में कैसे, मान लो यहाँ पर आपकी जो सेंटर में ये जो बॉल लगी हुई है ये ना लगी हो, तो क्या होगा, ये जो दो हिस्से हैं, ये बाहर पहिए का हिस्सा और जो साइकिल में जो सेंटर पोर्शन है धुरी का हिस्सा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। जब ये संपर्क में आ जाएंगे तो ये एक दूसरे पर घिसेंगे ऑलरेडी, तो ये जो गति बनेगी वो सर्पी घर्षण हो जाएगा। ठीक है, और सर्पी घर्षण की वजह से क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी हो जाएगी, वस्तु जो है उसका ताप बढ़ जाएगा और वो वस्तु जल्दी से खराब होने की संभावना उसकी रहेगी। ठीक है, लेकिन बॉल की वजह से क्या होता है, ये जो बॉल है इनके बीच में लगी हुई है, ये जो बॉल है वो इन दोनों हिस्सों के घूमने के साथ साथ ये बॉल जो है वो भी अपने स्थान पर इस तरह से घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों सतहों पर ये बॉल घूमती है जो कि लोटन में परिवर्तित हो जाती है। इसकी क्रियाविधि को हम इजीली समझते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझना। ये जो बॉल बेरिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा, ये हिस्सा है साइकिल की धुरी का हिस्सा, सेंटर पॉइंट। ठीक है, और ये बाहर है जो पहिए के साथ अटैच है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है इसके अंदर ये जो बॉल लगे हैं, ये बॉल क्या करते हैं, लोटनी गति करते हैं, जो कि इस सतह पर भी करेंगे, इस सतह पर भी करेंगे, ये दोनों सतह पर लुढ़कते हैं। जब ये दोनों सतहों पर लुढ़केंगे तब क्या होगा कि लोटन की वजह से इन दोनों सतहों के बीच जो घर्षण होगा वो उसका मान कम हो जाएगा। अब इस चीज़ को क्लियरली समझना, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, ये इस तरह से गति करते हैं। ठीक है, पहिए इस तरह से गति कर रहे हैं, जब पहिए इस तरह से गति करेंगे तो ये बॉल बेरिंग भी इजीली घूम रही है। तो आप अंदर देख रहे हैं कि ये जो बॉल्स है अंदर वो भी लोटन गति कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों सतहों के बीच में घर्षण कम हो रहा है। अगर ये बॉल ना हो तो ये इस तरह से सर्पी घर्षण करेंगे, सर्पी घर्षण करेंगे तो इनका ऊर्जा का व्यय बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बॉल बेरिंग इस तरह से काम करती है। तो जहाँ पर भी हम मशीनों में क्या करते हैं, बॉल बेरिंग का यूज़ करके सर्पी घर्षण को लोटन में प्रतिस्थापित करते हैं, ताकि वस्तुएं जो हैं वो आसानी से काम कर सकें। ठीक है, मशीनों के पुर्जों के बीच में घर्षण को हम कम करते हैं, किस में परिवर्तित करके, लोटन में, किसको, सर्पी घर्षण को। अब आके देखते हैं कि केवल वस्तुओं की सतहों के बीच में ही या ठोस वस्तुओं में ही घर्षण लगता है, तरल और जो गैसीय वस्तु है उनमें घर्षण का अनुभव नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जो तरल वस्तुएं हैं, अब सबसे पहले हम बात करें तरल। जब भी आपको तरल की बात करें तो आपको दिमाग में सिर्फ द्रव पदार्थ आते हैं। तो केवल द्रव पदार्थ ही विज्ञान की भाषा में तरल नहीं कहलाएंगे। जो प्रकृति में जो भी द्रव पदार्थ है और गैसीय पदार्थ हैं जो कि मूवेबल है, बहते हैं, जैसे पानी बह रहा है, हवा चल रही है, ठीक है, तो ये जो द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ जो बहते हैं या गतिशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तो ये सम्मिलित रूप से द्रव पदार्थ भी और गैस पदार्थ भी दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे, तरल पदार्थ कहलाएंगे। तरल इनमें से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है। ठीक है, केवल ठोस की सतहों के बीच में ही घर्षण नहीं होता है, तरल में भी घर्षण उत्पन्न होता है। और तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं, यानी काटना। ठीक है, इस चीज को याद रखें। कर्षण पूछा जाता है, कर्षण किसे कहते हैं, तो तरल में से होकर गति करने वाली सभी वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है। इस प्रकार के बल को हम कर्षण कहते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर अगर उड़ रहा है, वायुयान अगर वायु में उड़ रहा है, मछलियाँ जल में तैर रही है, तो इन सब में क्या लगता है, उस तरल द्वारा, उस जो पूरे मीडियम माध्यम में जो वो बह रही है उसके द्वारा क्या होगा, एक बल लगाया जाएगा जो उसे उसकी गति का विरोध करेगा। ठीक है, उस बल को हम क्या कहेंगे, कर्षण या तरल में घर्षण। ठीक है, किसी तरल वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जो होती है उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। पहली चीज किस पर निर्भर करता है, उसकी तरल के सापेक्ष गति, यानी वो अगर वो धीरे धीरे गति कर रहा है तो घर्षण बल कम लगेगा, तेजी से गति कर रहा है तो घर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक है, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वस्तु की आकृति कैसी है, वस्तु अगर चौड़ा है, उसका सरफेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो तरल पर क्या करेगा, तरल का घर्षण बल उस पर ज़्यादा लगेगा। अब तरल की प्रकृति पे डिपेंड करती है, उसका घनत्व डिपेंड करता है। यानी अगर घनत्व अधिक है, यानी वायु का घनत्व अगर अधिक है तो वो इस वायुयान पर बहुत अधिक
क्या लगाएगा, घर्षण बल लगाएगा। लेकिन वायु का घनत्व कम है तो वो वायुयान पर घर्षण बल कम लगाएगा। जितना ज़्यादा तरल का डेंसिटी बढ़ेगी, तरल का घनत्व बढ़ेगा, उतना ज़्यादा घर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। और इसको आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ क्या होगा, अणुओं का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्लियर हो गया। किसी तरल में गति हुई वस्तु जो ये घर्षण बल, मैंने कहा कि वो वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है कि कर्षण कैसा होगा, है ना। अगर वस्तु की आकृति ज़्यादा है यानी कि उसकी सरफेस की चौड़ाई ज़्यादा है, तब क्या होगा, इस वायु द्वारा उस पर बल अधिक लगेगा। तो हम क्या करें कि इसका जो घर्षण बल का मान है वो कम हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन वस्तुओं की आकृति एक विशिष्ट प्रकार से बनाई जाती है। आपने देखा होगा जो वायु है, आपने देखा होगा कि ये जो वायुयान है उसकी जो आकृति होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति होती है, नौकाकार आकृति हम कह सकते हैं। मछलियों की आकृति नौकाकार होती है यानी आगे से नुकीली और पीछे से भी नुकीली। इसी तरह से पक्षियों की आकृति, पक्षी भी तो आसानी से उड़ पाते हैं ना वायु में, उनकी आकृति भी कैसी होती है, नौकाकार होती है, आपने देखी है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नौकाकार है। क्यों? क्योंकि इनकी एक विशिष्ट आकृति, धारा रेखीय आकृति हम इसको कह सकते हैं, यानी कि आगे से नुकीली, पीछे से नुकीली, बीच में से चौड़ी, ताकि क्या हो कि ये हवा के कटान को आसानी से सह सके, यानी हवा वायु के कर्षण को आसानी से सह सके। इसी तरह से मछलियाँ जो है वो जल में जल के कर्षण को आसानी से सह सकती है। इस तरह से क्या होता है कि तरल में उनका घर्षण कम हो जाता है उनकी विशिष्ट आकृति के कारण। होपफुली यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और चैप्टर को एक बार दोबारा से पढ़ें। ठीक है,